हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2021 के करंट अफेयर। नया महीना है, नई आशा के साथ नई चीज़ों को सीखेंगे। मेरे साथ बने रहें और इसी तरह से नई नई चीज़ें आपको सिखाता रहूँगा। तो दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे आप देख सकते हो और इसी तरह की और भी न्यूज़ जो है वो आज हम करेंगे, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन दोस्तों, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। खासियत क्या है इस सब्सक्रिप्शन की? आपको 90 से 95% तक वो करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन हम आपके करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? हम आपको देंगे डेली करंट अफेयर। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और एक होगा क्विज, जो कि हर हफ्ते हर रोज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं। इसी तरह से वीकली में भी आपको 3 चीजें मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर और एक होगा क्विज, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 चीजें आपको मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ। मतलब आपको 2 लाइनर 3 लाइनर में करंट अफेयर्स मिलेंगे ताकि आप दोबारा दोबारा इसको रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है, लाइक बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना है, तो आपको 3 तरह की चीजें मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर्स मिलेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी करंट अफेयर मिलेंगे बैंकिंग और इकोनॉमी के, और एक होगा क्विज जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ओनली बैंकिंग एंड इकोनॉमी का। अगर आप जितना भी पास करंट अफेयर है वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप डिटेल में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है वो आप जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर की पीडीएफ भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जामिनर आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। स्टेट करंट अफेयर मिलेंगे, अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसको और बेहतर बनाया जा सकता है स्टेट करंट अफेयर के साथ। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लिंक दिया हुआ है नीचे, और इसी के साथ आपने लॉगिन कर लेना ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इसका प्राइस बहुत ही कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर कर लें, खरीदना ना खरीदना वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार चेक जरूर करें। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर अगर आप इस कोड को यूज करेंगे ASH10 को। और गाइस, आप इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 1 जुलाई 2021 का। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें चैनल को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक मोटिवेशन है जो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन है, What is the rank of India in Global Startup Ecosystem Index 2021? जब भी कोई इंडेक्स आता है तो आपने 3 चीजें दोस्तों नोट करनी होती है हमेशा। एक तो किसने उस इंडेक्स को पब्लिश किया है, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो याद करना, अदरवाइज स्किप कर दें। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और टॉप कंट्री कौन सी है या टॉप सिटी कौन सी है जिसमें उसने टॉप किया है। तो यहां पे हम कंट्री वाइज बात करें तो इंडिया का रैंक कौन सा है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 20th रैंक है। तो लास्ट ईयर इंडिया का रैंक इसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो दोस्तों 23rd था। तो इस बार 3 रैंक की जो है वो क्या हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है इंडिया के रैंक में। खास करके आप कहोगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, मतलब इंडिया में आप कह सकते हो कि नए स्टार्टअप्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं, नई स्टार्टअप्स की डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया में इंप्रूव हुई है। अगर आप सिटी वाइज रैंकिंग की बात करोगे तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन हमने तैयार किया है। विच सिटी, यहां पे आएगा विच सिटी वाज हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटी इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो अगर मैं सिर्फ इंडियन सिटी की बात करूंगा, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है जिसमें आप कह सकते हो स्टार्टअप जो है वो वहां पे खुलना चाहते हैं, वो फेवरेट डेस्टिनेशन है स्टार्टअप्स की। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर होगा बेंगलुरु। और अगर आप ओवरऑल चेक करेंगे तो बेंगलुरु का रैंक जो है वो कौन सा है, 10th है। ग्लोबली अगर आप चेक करोगे बेंगलुरु का रैंक 10th आएगा, लेकिन अगर आप इंडिया के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे पहली सिटी जो है वो आपको मिलेगी बेंगलुरु, कर्नाटका। तो मतलब इंपॉर्टेंट है, इसने भी अपना जो है वो स्थान इंप्रूव किया। लास्ट ईयर इनका स्थान जो है वो 14 था बेंगलुरु का, लेकिन अब जो है वो कितना हो गया, 10th हो गया है। तो लास्ट ईयर का थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट पीएससी में आपको पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू करके, कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसमें देख देंगे कि लास्ट ईयर इतना था अब इतना हो
हो गया, तो मतलब इसलिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है कि लास्ट कितना था, सिर्फ स्टेट पीएससी के बच्चों के लिए। अदरवाइज आप इस साल का जो है वो रैंक याद रख सकते हैं। अब बारी आती है कि किसने इसको पब्लिश किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसका नाम है स्टार्टअप ब्लिंक, थोड़ा सा याद रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इजराइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रैंक को पब्लिश किया है। और सिटी वाइज रैंकिंग है, टॉप स्थान किसका है, सैन फ्रांसिस्को का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके अंदर टॉप किया है। और अगर आप कंट्री वाइज देखोगे, कंट्री वाइज जब हम देख रहे थे तो कंट्री वाइज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही इसके अंदर क्या किया है, टॉप किया है। तो सिटी वाइज के अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही एक सिटी है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को वे, उसने टॉप किया। दूसरे स्थान पे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का न्यूयॉर्क है। तीसरे स्थान पे चाइना का आपको मिल जाएगा बीजिंग शहर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, तो है ही है, मतलब आप कह सकते हो एक तरह के कैपिटल सिटी के बेसिस पे, तो वो तीसरे स्थान पे है। और ग्लोबल रैंक बेंगलुरु का मैं बता चुका हूं। और एशिया पैसिफिक की अगर बात करें उसमें चाइना ने टॉप किया दोस्तों, एशिया पैसिफिक के अंदर चाइना ने टॉप किया है। और एशिया पैसिफिक की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का स्थान एशिया पैसिफिक में 5वां है, ये भी आप थोड़ा सा एक बार देख लें। और एशिया पैसिफिक में अगर सिटी की लिस्ट देखोगे उसमें चाइना ने टॉप नहीं किया दोस्तों, उसमें इंडिया की सिटी बेंगलुरु ने टॉप किया है एशिया पैसिफिक लेवल पे। तो आपको एक अलग से एशिया पैसिफिक लेवल पे पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, 2 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने पूरे क्वेश्चन को कवर किया है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करना है और अपने दिमाग में इसको बिठाना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, लेकिन हमने कोशिश की कि दोनों तरह के क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें। लेकिन ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है इसके अंदर। लाइक आप 49th रैंक देख रहे हो, ये इंडिया का रैंक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर, जो शेंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने पब्लिश किया था। और इसमें टॉप स्थान किसका है, फिनलैंड का है दोस्तों, फिनलैंड का। 87th रैंक ये था इंडिया का कौन से इंडेक्स के अंदर, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये हमने कुछ ही दिन पहले किया था, मई के महीने में हमने इसको किया था 2021 का। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, स्वीडन है। कौन सी कंट्री है, स्वीडन। 142nd रैंक ये इंडिया का था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, उसमें था इंडिया का रैंक। और इसमें टॉप कंट्री कौन सा है, नॉर्वे। नॉर्वे, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यही कंट्री जो है वो सबसे आगे रहती हैं। आपको पता है जितने भी इंडेक्स आप ज्यादातर करोगे आपको यही कंट्रीज आगे मिलेंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। सबसे महंगी सिटी जो है वो कौन सी बन गई है पूरे वर्ल्ड की। लेकिन इसमें आपको याद रखना होगा फिर से कि ये इंडेक्स जो है वो किसकी तरफ से पब्लिश किया गया, जिसमें मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी का निकाला गया है। इंडिया की कौन सी सिटी है जो मोस्ट एक्सपेंसिव लिस्ट में आई है, और पूरे वर्ल्ड में कौन सी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के नाम से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊंगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मर्सर, याद रख सकते हैं MERCER। मर्सर की तरफ से एक इंडेक्स पब्लिश किया गया, या एक रैंकिंग पब्लिश की गई जिसका नाम है 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या सर्वे भी आप कह सकते हो। और इसमें सबसे महंगी सिटी पूरे वर्ल्ड की बन गई है अशगाबत। तो दोस्तों याद रखना ये किसकी कैपिटल है, ये है तुर्कमेनिस्तान। तो याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुर्कमेनिस्तान। तो क्या इंडिया की भी कोई सिटी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में है जिसमें फॉरेन वर्कर्स के लिए वो महंगी हो, ये मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूं यहां पे, ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर्स के लिए है, फॉर फॉरेन वर्कर्स। और इसमें इंडिया की कौन सी सिटी सबसे महंगी सिटी में से आई है, अगर ओनली इंडिया की पूछी जाए मुंबई, अदरवाइज ग्लोबल रैंक उसका कौन सा है, 78th रैंक है। तो आप यहां पे देख सकते हो अशगाबत वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर्स, ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि फॉरेन वर्कर्स के लिए है। मुंबई का स्थान 18 जो कदम है वो नीचे आ चुका है, लेकिन ये रैंक मर्सर की तरफ से जो है वो पब्लिश किया गया है। थोड़ा सा आइडिया आप ले सकते हो, ऐसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुनोगे, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुंबई का रैंक 78th है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की लिस्ट में। और ये बाई एनुअल सर्वे है जो कि 200 गुड्स और सर्विसेज को देख के जो है वो ये रैंकिंग करता है कि ये सिटी महंगी है या ये सिटी महंगी नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउस होल्ड गुड्स होगी जो आप घर में यूज करते हो, एंटरटेनमेंट हो गया, सारी चीजें देखी जाती हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि उस कंट्री की करेंसी कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, चीजों की कम हो रही है, सारी चीजें इसमें चेक की जाती हैं। और ऐसे 200 पायदान हैं जिनको चेक करके रैंक निकाला जाता है। और सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी आ गई है फॉर फॉरेन वर्कर्स, आप कह सकते हो ये है बिश्केक, जो कि कैपिटल है किसकी, किर्गिस्तान की। लीस्ट पूछने के चांसेस बहुत लीस्ट हैं, इसलिए मतलब इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की कौन सी
है और पूरे वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर करना है इसको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच सिटी फ्रॉम इंडिया, फिर से आ गया, देखो आज सिटीज ही कर रहे हैं हम। विच सिटी फ्रॉम इंडिया हैज बीन रैंक्ड ऑन द टॉप स्पॉट इन द टॉप 10 एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी सब मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक। इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो ये एशिया पैसिफिक की रैंकिंग है और इसमें उन सिटीज की जगहों को रैंक किया गया है जो कि स्टार्टअप्स के लिए या आप कह सकते हो नए बिजनेस खोलने के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी गई हैं। उसमें अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप कह सकते हो अलग अलग तरह की आपको सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए उसको जो है वो आंका गया है। तो ये इंडिया के बिहाफ पे अगर आप देखोगे टॉप 10 इस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी सब मार्केट के अंदर बेंगलुरु का स्थान जो है वो सबसे ऊपर है अगर आप इंडिया में से लोगे। अदरवाइज ग्लोबल रैंक में ये 6th नंबर पे है दोस्तों। एशिया पैसिफिक कैटेगरी है, सिर्फ एशिया में से ही निकाला गया, एशिया पैसिफिक एरिया में से ही निकाला गया है। और टॉप किसने किया? बाय डिफॉल्ट टॉप कौन करेगा? बीजिंग जो है वो इसमें टॉप करेगा, मतलब चाइना ने इसके अंदर टॉप किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो बेंगलुरु अमंग टॉप 5 ऑफिस सेंटर इन द एशिया पैसिफिक फॉर द टेक्नोलॉजिकल फर्म्स। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल फर्म खोलना चाहता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो किसको देगा? वो बेंगलुरु को देगा। और ये लिस्ट जो है वो बीजिंग ने टॉप की है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा अपकमिंग टेक्नोलॉजी सब मार्केट इन एशिया पैसिफिक, उसमें भी बेंगलुरु जो है वो इंडिया में से सबसे आगे है। बेंगलुरु का व्हाइट फील्ड एरिया और नॉर्थ बेंगलुरु एरिया तीसरे और चौथे पायदान पे। अगर मैं अपकमिंग टेक्नोलॉजी सब मार्केट की बात करूंगा, क्योंकि पहले हमने की थी ऑलरेडी स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी सब मार्केट की, अपकमिंग टेक्नोलॉजी में भी बेंगलुरु का स्थान तीसरा और चौथा है। बस इसमें आपको स्थान याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा है, इसमें सिर्फ ये याद रखें कि बेंगलुरु ऊपर है बस। अदरवाइज नाम तो हैदराबाद का भी है ना, नाम तो इसके अंदर दिल्ली एनसीआर का भी है, लेकिन इसमें बेंगलुरु का आप याद रखोगे। मतलब यही इस क्वेश्चन में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज आप बाकी चीजें सारी स्किप कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज को पढ़ने का, सिर्फ इतना ही याद रखें। तो 3 क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने किया था इकोसिस्टम इंडेक्स, स्टार्टअप सबसे ज्यादा कहां पे खुलना चाहते हैं, फिर से बेंगलुरु आएगा उसके अंदर, और इंडिया का पायदान 20th था। फिर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में जो है वो अशगाबत आया था और इंडिया में मुंबई आया था। और तीसरा हमने क्वेश्चन किया था इसके अंदर कि सबसे ज्यादा सब मार्केट जो है वो कौन से एरिया के अंदर लोग खोलना पसंद करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल बिजनेस कहां पे खोलना पसंद करते हैं, वो भी बेंगलुरु था। तो अब आते हैं अगला सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यही एक मोटिवेशन है जो यार आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों से कहना चाहता हूं कि यार आपके लाइक्स और व्यूज दोनों बहुत कम मैच करते हैं। तो सबसे कहना चाहूंगा कि एक बार अगर वीडियो को देखते हो यार लाइक जरूर कर दिया करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारा रीच जो है वो बढ़ सके और हम आपके लिए और भी इनिशिएटिव्स लेके आ सके। जैसे कि एसबीआई के लिए ये मेरा खुद का मानना है कि अगर आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहोगे तो मैं आपके लिए बहुत सी चीजें जो है वो कर सकते हैं हम लोग और उसको लेके भी आएंगे। तो यार मतलब टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में दिया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड जेन गार्डन एंड काइजन अकेडमी एट विच प्लेस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यार ये जेन गार्डन क्या होता है, काइजन अकेडमी क्या होता है। अदरवाइज तो आप रट्टा लगा लोगे कि हाँ ये यहां पे खुला है, वो भी आप याद कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये चीज क्या है। तो काइजन अकेडमी, काइजन दोस्तों एक थ्योरी है बेसिकली। काइजन का मतलब होता है, काय का मतलब चेंज, जेन का मतलब होता है गुड। याद रखना है, चेंज इज गुड। हमेशा चेंज जो है वो एक बार लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद देखोगे आपको लगेगा कि चेंज जो है वो अच्छा था। इसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये एक स्ट्रेटेजी है एम्प्लॉयज के लिए। जो कंपनी जो है वो इकट्ठे जब काम करती है तो एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वो इस तरह की थ्योरीज को जो है वो यूज करती है ताकि हर लेवल पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयज की जो है वो इंप्रूवमेंट होती रहे, उनका इंक्रीमेंटल होता रहे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होती रहे। तो उसको हम क्या कहते हैं, काइजन अकेडमी या काइजन थ्योरी। एक होता है जेन गार्डन। जेन गार्डन बेसिकली आप कह सकते हो कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे वो इस जगह को जो है वो यूज करते थे एक तरह से। मतलब वो अपनी मेडिटेशन करते थे, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उसको अपने मन के अंदर शांत वातावरण के अंदर ऑब्जॉर्व करते थे। तो तब जेन गार्डन का कंसेप्ट जो है वो सामने आया था। मतलब इसका मतलब है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें आप आराम से बैठ के सोच सकते हो, अपने बारे में जो है वो आगे बढ़ सकते हो, तो उसको जेन गार्डन कहा गया है। तो एक शांत वातावरण। तो ये दोनों चीजें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट की हैं कहां पे, अहमदाबाद के अंदर। मतलब आपको अगर जगह पूछ ली जाए कहां पे, गुजरात के अंदर इसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और ये अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से जो है वहां पे खोला गया है अहमदाबाद के अंदर। और इससे क्या होगा, इंडिया और जापान का जो टाई अप है, जो उनका बॉन्ड है, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस यहां पे बन जाते हैं। तो इंडिया का
और जापान का जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग है इससे, मॉडर्निटी और स्पॉन्टेनिटी, मतलब एकदम से जो है वो आप कह सकते हो इंडिया और जापान का रिलेशन जो है वो इंप्रूव हो सकता है। और काइजन जो है वो आजकल भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स इवन इंडिया में इंस्टीट्यूशंस में स्कीम्स में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यूज करती भी है और कर सकती भी है बहुत सी चीज़ों के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट आपने इसको याद रखना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ आपको मतलब अगर पता है तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। Which Indian ship conducted military exercise with South Korean ship in East China Sea? तो हमने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, रेदर देन हमने उस एक्सरसाइज को एक नाम दिया, हमने क्या किया, हमने सीधा शिप के बारे में बात की, क्योंकि ऐसा जो एक्सरसाइज का कोई नाम नहीं है, एक शिप हमारी तरफ से भेजा जाता है, उनकी तरफ से एक आता है और हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है। लेकिन ये ईस्ट चाइना सी में हुई है, साउथ कोरियन शिप के साथ हुई है, ये दो कीवर्ड आपने याद रखने हैं। और तीसरी बात आपने याद रखनी कि इंडिया की तरफ से कौन से शिप ने इसको परफॉर्म किया है, इंडियन नेवी शिप जो है किल्तन, उसने इसको परफॉर्म किया है। साउथ कोरियन शिप को याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंडिया का याद रखें। इससे क्या होगा कि जो ईस्ट चाइना सी है उसमें चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, तो उसमें हम ऐसी तरह की एक्सरसाइजेस करके हम क्या कर सकते हैं, चाइना के दबदबे को कम कर सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज दोनों कंट्रीज आपस में शेयर भी कर सकती हैं। तो मतलब दोनों चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। कल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था आईएनएस तबर का, आपको पता है कि आईएनएस तबर का मैंने बताया था कि ये रशियन नेवी के अंदर जाके, रशियन नेवी डे के अंदर जाके उनकी परेड के अंदर शामिल होना है, इसने उसकी सेलिब्रेशन के अंदर हमने भेजा है उसको। 13 जून को ये चला था और सितंबर तक जो है ये सारी एक्सरसाइजेस पूरी करेगा वहां पे, और रास्ते में जाते हुए यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस करेगा परफॉर्म आईएनएस तबर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोप के साथ एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा, और यूरोप में अगर आप देखोगे हमने बताया था कि ब्रिटेन के साथ ये एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा, वो कौन सी थी, कोंकण थी। और एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है फ्रांस के साथ, वो वरुणा थी दोस्तों, और एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी थी रशिया के साथ, वो इंद्र थी। तो मतलब ये याद होनी चाहिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज आईएनएस तबर ने परफॉर्म किया। एग्जामिनर थोड़ा सा कई बार मतलब डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा तो यहां से पूछ सकता है आपसे, लेकिन आप अफेयर्स क्लाउड के स्टूडेंट हो, आपको हर तरह की चीज जो है वो पता होनी चाहिए। और जो भी मैं बताता हूं उसमें 95% आपका करंट अफेयर जरूर कवर होगा। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, आप किसी भी मैगजीन से, किसी भी वेबसाइट से, जो भी आपको लगता है कहीं से भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो या कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चंस करके देखा करो, आपको खुद आइडिया होगा कि हम सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच बैंक मेड एग्रीमेंट विद Amazon वेब सर्विसेज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो बैंक अपने आप को और डिजिटल करना चाहता है, ऑलरेडी वो डिजिटल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो और डिजिटल होना चाहता है, अपने सर्विसेज को और इंप्रूव करना चाहता है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज लेके आना चाहता है ताकि बेस्ट टू बेस्ट लोगों को बेनिफिट मिल सके। और वो बैंक कौन सा है, पूरे इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, आईसीआईसी और एचडीएफसी के बाद कौन सा नंबर है, एक्सिस बैंक का। तो इसने मल्टी ईयर एग्रीमेंट किया है Amazon वेब सर्विसेज के साथ, ताकि वो अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर कर सके, जिसमें वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, डिजिटल पेमेंट मोड बेटर कर सके, कस्टमर्स को नया एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वो सबसे ज्यादा जोर जो देंगे वो Amazon जो हमारे पास वेब सर्विसेज है वो सबसे ज्यादा जोर देगी कि जो एक्सिस बैंक है उसके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को ऑनलाइन किया जा सके। तो वो करने के लिए स्पेशली ये किया गया है, इजी अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे स्पेशली कीवर्ड में लिखा हुआ है। और जो एक्सिस बैंक है वो चाहता है कि 6 मिनट से भी कम समय लगे, आप ऑनलाइन ही अकाउंट जो है वो खोल सकते हो और एकदम से डिजिटल पेमेंट्स अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और नए कस्टमर्स जो है वो लेके आना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट। और बैंक का ये प्लान भी है कि 70% जो डाटा है उनका वो क्लाउड पे अपलोड कर दिया जाए अगले 2 साल के अंदर। मतलब जितना भी डाटा होगा, रेदर देन मैन्युअली देखने के लिए या एकदम से कंप्यूटर ओपन करके देखने के लिए, जरूरी नहीं है, आप कहीं पे बैठ के जो है वो डाटा को असेस कर सकते हो। 2 साल के अंदर 70% डाटा कर दिया जाएगा। तो एक्सिस बैंक के बारे में याद रखना है दोस्तों, 1993 में इसको मतलब आप कह सकते हो एस्टैब्लिश किया गया था, 1994 में इसका कामकाज जो है वो स्टार्ट किया गया था। आजकल एमडी और सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी हैं, याद रख सकते हो। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो सारी चीजें के साथ छोड़ रहा हूं आपको, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which small finance bank partner with Loan Tap to provide personal loan to salaried professionals? अब देखो यार, लोन टैप जो है वो एक बहुत आप कह सकते हो बड़ी कंपनी है डिजिटल लेवल पे, जो कि नाम से पता लग रहा है कि डिजिटल लेवल पे लोन्स जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो वो लोन टैप उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी और ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इन्होंने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर जो टाई अप किया है कि हम जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी सैलरी आप कह सकते हो मिडिल सैलरीड पर्सन में आते हैं या लो सैलरीड वर्कर में आते हैं, उनको हम लोन जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो जो बैंक होगा वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, कस्टमर्स लोन टैप लेके आएगा। तो ये कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो आप देख सकते हो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्स विद द लोन टैप, और इसमें करेंगे क्या, वो पर्सनल लोन्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, और 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देंगे, और जिसका मैक्सिमम टेन्योर जो है वो कितना होगा, 2 साल का जो है, सॉरी 4 साल का यहां पे जो है वो टाइम पीरियड जो है वो उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगा। 2 साल से जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, 4 साल तक का मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो मिल सकता है। और लोन टैप के बारे में बता चुका हूं कि वेब बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन से ऑनलाइन ही जो है वो लोन प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसका मेन मकसद यही है कि जो बैंक की सर्विसेज हैं वो लोन टैप के माध्यम से जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, जो कि बहुत ही फास्ट होंगे, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका खुद का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, इसलिए उनको अलग अलग तरह के ऐसे टाई अप शो करने पड़ते हैं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था और नाम तब था उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु के अंदर है। और एमडी और सीईओ कौन है इसके? नितिन चुग हैं। नितिन चुग। टैगलाइन क्या है? बिल्ड ए बेटर लाइफ। बिल्ड ए बेटर लाइफ। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Which company signed a strategic partnership with Abu Dhabi National Oil Company to establish a mega chemical project in United Arab Emirates? तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद डिफिकल्ट जरूर लग रहा है। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी बाय डिफॉल्ट आबू धाबी की है, इंडिया के कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि एक मेगा केमिकल प्रोजेक्ट कहां पे लगा सके? यूनाइटेड अरब एमिरेट में लगा सकते हैं, और वो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और यहां पे भी आप देख सकते हो मुकेश अंबानी जी यहां पे खड़े हुए हैं और इन्होंने ये पैक्ट साइन किया है, मेगा केमिकल प्रोजेक्ट इन आबू धाबी। अब ये कौन सा केमिकल जो है वो वहां पे बनाएंगे? ये दोस्तों एक तो बनाएंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड, आप देख सकते हो इथाइलिन डाइक्लोराइड, जो कि पीवीसी बनाने में हेल्प करता है। मतलब आप कह सकते हो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाएंगे, मतलब पहले इथाइलिन डाइक्लोराइड को बनाया जाएगा, उसके बाद उससे पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाया जाएगा। बस ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लांट पीवीसी को बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। और बाय डिफॉल्ट इंडिया में जो पीवीसी की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि पीवीसी जो है वो वहां से अब इंडिया में आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजों के साथ आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बारे में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि लोकेशन कौन सी है जहां पे वो एक मेगा केमिकल प्रोजेक्ट जो है वो लगा रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टडी ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है यहां पे, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल। क्या कभी सोचा है आपने ऐसा हॉस्पिटल जो कि प्रॉफिट के लिए काम ना कर रहा हो? ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की गई है कि किस तरह से हम इनको बढ़ा सकते हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए ताकि जो अफोर्डेबिलिटी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल सर्विसेज को, क्योंकि बहुत महंगे हैं हेल्थ सर्विसेज, इतनी ज्यादा महंगी है इंडिया के अंदर, जिसके कारण जो है वो ऐसे हॉस्पिटल जो है वो इंडिया के अंदर होने चाहिए। और ये दोस्तों बेसिकली किया है रिपोर्ट को पब्लिश किसने? नीति आयोग की तरफ से ये किया गया है कि मात्र 2018 तक, अगर 19 रिपोर्ट के माने तो 2018 तक जो है वो सिर्फ 1.1% जो है वो ऐसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने लोगों को ट्रीट किया। तो इनका नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अफोर्डेबल ट्रीटमेंट जो है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और ये नीति आयोग की तरफ से दिया गया, जरूर याद रखना है। जो उनके मेंबर हैं डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, उन्होंने इस स्टडी को रिलीज किया है। और ये एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम जो है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सस्ता होता है। क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे लाइक अगर आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो वो आपसे जो लाइक आप कह सकते हो जो आपकी कॉस्ट होगी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, वो 1/4 टाइम्स जो है वो ज्यादा होगी जितना ये नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल करेंगे। मतलब मान लो अगर 100 रुपए ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट वाले, ये 400 रुपए लेंगे, तो 4 गुना पैसे ज्यादा लेंगे वो प्राइवेट वाले। और ऐसे ही अगर आप ओपीडी के लिए भी जाओगे तो 1/3 पैसे ज्यादा लेते हैं अगर इन हॉस्पिटल्स के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। तो ऐसे हॉस्पिटल जो है वो होने चाहिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए इन्होंने स्पेशली कहा है नीति आयोग ने कि हम उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंटरवेंशंस देके हॉस्पिटल को ओपन करने के बारे में कह सकते हैं। किस तरह से उनको बेनिफिट दे सकते हैं? जैसे कि 100% एग्जेम्पशन फॉर डोनेशन, कि अगर कोई पैसा आता है आपके पास तो 100% एग्जेम्पशन, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। आपके हॉस्पिटल्स की एक प्रॉपर डेवलपमेंट की एक डायरेक्टरी होनी चाहिए, हम उसको इंप्रूव करेंगे। रैंकिंग होनी चाहिए
चाहिए, उनको रिवॉर्ड्स देने चाहिए हमें, और टॉप हॉस्पिटल जो होंगे उनको प्रमोट करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें उनको करनी चाहिए और अलग अलग तरह के लोन देने चाहिए उनको लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि ऐसे हॉस्पिटल्स को बढ़ाया जा सके। और नीति आयोग के बारे में जरूर याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर खुद। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो चेयरमैन होगा, मतलब आजकल मोदी जी हैं। सीईओ जो है वो इनके अमिताभ कांत हैं, इनका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। ये आप याद रखोगे जो भी चीजें मैंने आपको बताई। और इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, innovative payment solution and which company partner to provide dual display UPI facility at shopper stop outlets। तो एक नया सिस्टम, अदरवाइज क्या होता था कि आपको यूपीआई को स्कैन करना पड़ता था शॉप से, फिर आप पेमेंट करते थे। अब क्या करोगे? आपके मोबाइल में भी एक यूपीआई आएगा, सामने वाले के में यूपीआई आएगा, दोनों के यूपीआई आप आमने सामने करोगे, पेमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो फोन पे की तरफ से किया गया। और साथ में है इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन, जो कि एक आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो आपने याद रखना है दोस्तों, लार्जेस्ट प्रोवाइडर है पेमेंट सोल्यूशन का पूरे आप कह सकते हो इंडिया के अंदर। और फोन पे जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है ही है, दोनों ने पार्टनरशिप की है इस ड्यूल यूपीआई सिस्टम को लेके, ताकि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स को बढ़ाया जा सके। तो सिंपल था यार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। और सेफली और फास्टली जो है वो यूपीआई आप यूज कर सकते हो, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स जो है वो कर सको। और ड्यू डिस्प्ले यूपीआई जो है वो एक डायनेमिक क्यूआर कोड जो है वो क्रिएट करता है, जिसमें पेमेंट अमाउंट भी होगी, मर्चेंट के क्रेडेंशियल्स भी होंगे और सिक्योर ट्रांजैक्शन टोकन भी आपको मिलेगा। और ये कॉन्टेक्टलेस फीचर है, ना ही कैशियर ना ही कस्टमर को जो है वो अपने डिस्प्ले को टच भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि कॉन्टेक्टलेस फीचर जो है वो बना दिया गया, इससे एफर्टलेस क्या हो सकता है। और साथ में आपने याद रखना है फोन पे के बारे में दोस्तों। फोन पे जो है उसका ज़्यादातर पूछा जाता है फाउंडर और सीईओ, एक ही बात है, समीर निगम। समीर निगम, सोनू निगम, सोनू निगम नहीं याद करना भाई, समीर निगम, सोनू निगम भूल जाओ, है ना। यहाँ पे आपको काम नहीं आएगा सोनू निगम, यहाँ पे समीर निगम काम आएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु। और इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन के बारे में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। तो सिर्फ याद क्या करना है? इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन, फोन पे और साथ में ड्यूल यूपीआई, ये 3 कीवर्ड से आप याद रखोगे। नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत गेट्स डैश ईयर एक्सटेंशन। अभी मैं बता के हटा हूं पिछले से पिछले क्वेश्चन के अंदर कि कितना टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया उनका। 1 साल का टाइम पीरियड अमिताभ कांत का एक्सटेंड हो गया है। भाई लकी पर्सन है, इनको 2016 में अपॉइंट किया गया था 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के बाद इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड ही होता जा रहा है। तो अभी फिर कर दिया, बहुत बार एक्सटेंड हो गया, अभी फिर हो गया। मतलब 2022 में जाके अब रिटायर होंगे, मे भी होंगे, या तब जाके फिर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर फिर से एक्सटेंड हो गया है। तो अब जो जाके ये रिटायर होंगे 30/6/2022 को, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्सेज, कि आगे भी इनका टाइम पीरियड बढ़ सकता है। नीति आयोग के बारे में कर चुके हैं, अमिताभ कांत का फोटो देख सकते हो, वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन की इतना टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड होता है। कल किया था हमने कि के वेणुगोपाल जी का 1 साल टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया। तो ये यार गवर्नमेंट के हाथ में कितना टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ विच रिवर बेसिन वाज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिसेंटली। तो एक रिवर का पूरा एटलस जो है वो निकाला गया है, वो ग्लेशियर लेक एटलस आप कह सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे वो लेक्स जो हैं वो फॉर्म कर रही हैं। बहुत सी लेक्स जो है वो रस्ते में बनती जा रही हैं, क्योंकि डिपॉजिट्स होते जा रहे हैं तो लेक्स बनती जाएंगी। अलग अलग जगह पे एक मैप इन्होंने निकाला, एटलस निकाला है। तो बहुत से तरह की जानकारी इस आप कह सकते हो एटलस से हमें मिल सकती है। स्पेशली हमें पता लग सकता है कि कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और कितना पानी हमारे पास बचा है, कितनी कैसी टोपोग्राफी है, और आगे इस पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ से मिल सकती है। और हम बात करें यहाँ पे गंगा रिवर की, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तों स्टार्ट होती है, उत्तराखंड स्टेट से स्टार्ट होती है। उत्तराखंड में इसको भागीरथी के नाम से सबसे पहले जाना जाता है। बता रहा हूँ, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखियो। उत्तराखंड के भी ये बाद ये प्रवेश करती है दोस्तों यूपी के अंदर, फिर जाती है बिहार के अंदर, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों एक डैम आता है फरक्का डैम। वहां पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट बन जाता है पद्मा, एक पार्ट बन जाता है हुगली। और पद्मा बांग्लादेश में चला जाता है और बाद में वो ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलता है, लेकिन हुगली ड्रेन कर जाता है वेस्ट बंगाल में और यहाँ पे बनता है सुंदरबन डेल्टा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये ग्लेशियर लेक एटलस रिलीज किया है गंगा रिवर बेसिन का। और इस एटलस के अकॉर्डिंग 4707 ग्लेशियर लेक्स जो है वो गंगा रिवर बेसिन के आसपास बनाई जाती हैं। मतलब पूरा गंगा रिवर का जो कोर्स है उसमें 4700 के आसपास जो है वो ग्लेशियर लेक्स बनती हैं। तो ये सोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि किस तरह से हम वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। और
जो इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान जी, उन्होंने एक पोर्टल भी दोस्तों जो है वो रिलीज किया है जिसको कहा गया NHP बुवान पोर्टल। ये नाम याद रखना है, बुवन पोर्टल या बुवान पोर्टल, किसी भी तरह से इसको नाम ले सकते हैं। NHP का मतलब यहां पे क्या है, इसका मतलब है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, और NRSC का मतलब है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो इसरो का ही है, मतलब उसकी तरफ से लॉन्च किया गया है। तो यहां पे गंगा का देख सकते हो दोस्तों, ये उत्तराखंड से यहां से स्टार्ट हो रही है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उत्तराखंड से स्टार्ट हुई है, इस तरह से गंगा जा रही है। बहुत सी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे गोमती आ रही है, घाघर आ रही है, यहाँ पे गंडक आ रही है, कोसी आ रही है बिहार की, जिसको सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। और फिर ये यहाँ पे आके फरक्का पे आप देख सकते हो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक पद्मा बन जाएगी, एक बन जाएगी हुगली। और पद्मा को आके कौन सी रिवर मिलती है, ब्रह्मपुत्रा, जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। मिलने के बाद ये क्या बन जाती है, मेघना। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में मिलती है तो मेघना बनती है दोस्तों। यहीं पे बनता है माउथ ऑफ गंगा, जिसको हम कहते हैं सुंदरबन। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी यूनियन मिनिस्टर हैं, याद रखोगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, राजस्थान के अंदर है, जोधपुर, याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर, What is the name of research initiative started by Science and Engineering Research Board and Intel India? तो एक तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है इंटेल, जो कि मेरे ख्याल से सारे बच्चों के लैपटॉप में इंटेल के चिप्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। दोनों ने मिलकर एक रिसर्च इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, फायर। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपने इसको याद रखना है और इस इनिशिएटिव को याद रखना है। और फायर का दोस्तों यहां पे मतलब है, एक फायर का मतलब क्या है, फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट, फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट। आप यहां पे देख सकते हो इंटेल इंडिया और सर्ब, जिसको हम कहते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और एक बॉडी है जिसकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल बेस्ड रिसर्च जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट किया, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट के थ्रू। इसमें क्या होगा कि जो इंडियन रिसर्च कम्युनिटी है, स्पेशली जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। किसकी हेल्प से, इस फंड की हेल्प से, या आप कह सकते हो फायर की हेल्प से। वो क्या करेंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड, सिक्योरिटी, या आप कह सकते हो किसी भी तरह का चेंज जो है वो नेशनल लेवल पे या ग्लोबल स्केल पे, अगर वो किस तरह का कोई भी चीज जो है वो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फंडिंग जो है वो कर सकते हैं। फायर जो है वो एक गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, को फंडिंग मैकेनिज्म है। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहोगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा किसके थ्रू, फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट के थ्रू, जिसमें जो है वो रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा। स्पेशली इसमें वुमेन के ऊपर फोकस किया गया है। और ये जो डीप टेक्नोलॉजिकल बेस्ड रिसर्च होंगे वो इंडिया के अंदर आगे बढ़ेंगे इस तरह के फंड से। डीप टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह के ऊपर। और इंडियन रिसर्च कम्युनिटी जो है वो इंडस्ट्री रेलिवेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, और रिसर्च होगी, और तरह के नई चीजें सामने आएंगी। और रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि एक आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू पोटेंशियल एट ए नेशनल ग्लोबल लेवल विल बी सिलेक्टेड। और क्या होगा फिर, जो भी मतलब अच्छे लेवल पे रिसर्च होगी फिर उनको सिलेक्ट किया जाएगा, चाहे साल में एक बार या साल में 2 बार, जिस अकॉर्डिंग भी होगा। और फंडिंग होगी, मेंटरिंग होगी, इंडस्ट्री कनेक्शंस बनाए जाएंगे उनके, ताकि और भी ज्यादा काम कर सकें। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट है इंटेल जो कि इस फंड को स्टार्ट करे। इस फायर वर्ड को याद रखना है, बस इतना भी अगर एक बार पढ़ा भी होगा तब भी आप ऑप्शन से इसको अटेम्प्ट कर लोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और इंटेल का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ऑल ओवर वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पे। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, और ये 30 जून को दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके लिए एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो याद रखना है, इंटर पार्लियामेंट्रियन यूनियन। तो आप यहां पे देख सकते हो 2021 का पार्लियामेंट बना हुआ है, देखो यहां पे बहुत बड़ा। और ये फर्स्ट टाइम 2018 में मनाया गया था। और ये 30 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो गठन है वो मतलब उसकी स्थापना जो है वो 1889 में हुई थी, 30 जून को ही हुई थी। ये आप जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखोगे। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत सी कंट्रीज इसकी मेंबर, मैं आपको बताऊंगा कितनी कंट्रीज मेंबर हैं। 132 साल हो चुके हैं दोस्तों इसको बने हुए, क्योंकि 1889 में जो है वो बना था ये। और इसके प्रेसिडेंट कौन है ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये हमने मार्च या अप्रैल के महीने में ये क्वेश्चन किया था, लाइक दुआर्ते पेशिचो। किसी भी तरह से याद कर ले, मैं एक बार स्पेल कर देता हूं इसको, DUARTEPACHEO, याद रखोगे, ECO,
DURATE-PECCIO, दुराते पेशिचियो। तो किसी भी तरह से याद कर ले, माई प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग बट फिर भी आपने इसको याद रखना है। और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने एक कैंपेन चलाया है, आई से यस टू यूथ इन पार्लियामेंट, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूथ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। इस कैंपेन को भी आगे बढ़ाया, मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन इसमें कौन सी है, इसमें है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 30 जून को क्यों मनाया जाता है ये भी बता चुका हूं, पहली बार 2018 को बनाया गया, ये भी हम बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपने इसमें याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इंपॉर्टेंट चीजें हो चुकी हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। स्टेट्स एंड यूटीज टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड बाय विच डेट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरत दी है दोस्तों, सख्ती में उसने कह दिया कि मतलब आपको ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो अप्लाई करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, मतलब छोड़ नहीं सकते आप इसको। और ये अप्लाई करना पड़ेगा 31 जुलाई तक दोस्तों, 2021 तक, किसी भी हालत में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि माइग्रेंट वर्कर्स को ये दिक्कत आती थी दोस्तों, क्या कि अब वो है उड़ीसा का, काम कर रहा है मान लो यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर उसको राशन चाहिए, क्योंकि रह तो वहीं पे रहा, काम वहीं पे कर रहे हैं, तो राशन नहीं मिलता था क्योंकि उसका राशन कार्ड जो है वो उड़ीसा का था। तो इसलिए दोस्तों ये जरूरत थी ऐसी वन नेशन वन राशन कार्ड की, कहीं पे भी राशन ले सकता है, कहीं पे भी राशन ले सकता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 31 जुलाई तक भाई सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अप्लाई कर दें किसी भी तरह से। ये वन नेशन वन राशन कार्ड जून 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, ताकि उनको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मार्च 2017 तक 17 स्टेट्स इसको इंप्लीमेंट कर चुकी हैं, 17 स्टेट्स। चार स्टेट्स के ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होती, कोई भी, मतलब 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी आप कह सकते हो इसके अंदर नहीं ली गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? असम इसके अंदर नहीं लिया गया है, वेस्ट बंगाल इसके अंदर नहीं आता, छत्तीसगढ़ इसके अंदर जो है वो नहीं आता, और दिल्ली इसके अंदर नहीं आता। असम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, ये इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये याद रखना है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको पूछा जा सकता है वहां पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां पे आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई डेट दे दी है। नेक्स्ट आते हैं, आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो नाम से देखो यार क्या लग रहा है आपको, यहां पे ये है कृषि एप्लीकेशन, मतलब बाय डिफॉल्ट किसके बारे में बताएगी, ये बताएगी कि किस तरह से किसान कृषि कर सकते हैं, किस तरह से किसान को अलर्ट किया जाता है वेदर से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड, उनको पहले बताया जा सके ताकि वो तैयारी कर सकें। आपकी सॉइल कैसी है, किस टाइप की सॉइल है, सॉइल का हेल्थ कैसा है, मतलब कितने के उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, मॉइस्चर है या नहीं है, वेदर कैसा है, वाटर टेबल कैसा है, पानी खड़ा रख सकते हो नहीं रख सकते, सारी जानकारी अगर किसान को मिल जाती है तो इसका मतलब हम फसल को बहुत ही अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन की सहायता से सारा कुछ किया जाएगा, किसान इस एप्लीकेशन की सहायता ले सकते हैं। और ये एप्लीकेशन डेवलप की गई है टेक महिंद्रा मेकर्स लैब टीम की, जो कि टेक एंड महिंद्रा का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है। तो बस इतना ही याद रखना है, कृषि एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन। और ये किसान मित्र इनिशिएटिव के अंदर आता है। किसान मित्र मतलब किसान के को हेल्प करने वाला मित्र, मतलब इसीलिए इसका नाम जो है वो ये रखा गया है। और इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, क्योंकि ये उनकी तरफ से लॉन्च की गई, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, प्रोफेसर के विजय राघवन। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है न्यू दिल्ली है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर से एक पिक्चर से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्कीम जिसका 1 साल पूरा हो चुका है, स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। तो इसमें याद कुछ रखने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल इसका पूरा हो चुका है, मतलब स्कीम ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। इसमें सिर्फ ये था कि आप जो है वो एक आउटले रखोगे कि इतना 1000 करोड़ रुपया जो है वो हम खर्च कर रहे हैं इतने साल के अंदर, जिसमें हम क्या करेंगे, जो अलग अलग माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उसमें कम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करेंगे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जो है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्रीज। तो आप देख सकते हो 10,000 करोड़ रुपए का इसमें दिया गया है पैसा। 5 साल का इसका जो है वो स्कीम का लेआउट है, लाइक 2020-21 में स्टार्ट हुआ, 2024-25 में इसको खत्म किया जाएगा। टारगेट क्या है कि 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को डायरेक्टली जो है वो पैसा दिया जा सके, और उनको सब्सिडी किसी तरह से प्रोवाइड की जा सके, सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जा सके। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी जो है वो बात हो रही है, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को जो है प्रमोट किया जाएगा ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो सरकार 707 डिस्ट्रिक्ट्स में
760 डिस्ट्रिक्ट में जो वो स्टार्ट अप्रूव कर चुकी है बेसिकली, और स्टार्ट हो भी चुका है। 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर आ जाती हैं, और 137 यूनिक प्रोडक्ट्स जो है वो इसके अंदर रिकमेंड किए गए हैं, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से कहे गए थे। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और इंक्यूबेशन सेंटर भी खोले गए हैं, ताकि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं छोटे छोटे लेवल पे, उनको अलग अलग लेवल की सहायता जो है वो प्रोवाइड की जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा सके जिसमें उनको ट्रेनिंग ऑलरेडी मिलेगी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नोडल बैंक कहा गया था इस स्कीम का। अब तो इन्होंने 11 और बैंक्स के साथ टाई अप कर लिया, लेकिन सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही था जिसके साथ टाई अप किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के बारे में याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर जी यूनियन मिनिस्टर, मोरेना उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ये बहुत जरूरी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ये इसका लिंक जो है वो दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है वो हमें मोटिवेट करोगे, ये सारी चीजें करने के बाद यही एक मोटिवेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने के लिए एक जॉइंट प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है? वो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, WHO भी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीस होगा। तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने के बारे में जो है वो बात कही है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी बात करेंगी, लेकिन आपने याद रखना है 3 ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आ चुके हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लें कि क्या क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी, WHO की। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? जिनेवा में है दोस्तों। और कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 194 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा, टेड्रोस जो है वो इसके हेड हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। 1967 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहां मिलेगा? जिनेवा के अंदर मिलेगा। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसके हेड अगर याद रख सकते हो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके हेडक्वार्टर हैं दारेन टैंग। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखोगे, 1995 में इसका गठन किया गया था। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, मतलब तीनों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा मिलेगा। 164 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और इसकी हेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड कौन है? नगोजी, ZI से लिखोगे, नगोजी ओकोंजो-इवेला। तो याद रखोगे, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। कंट्री पूछेंगे आपसे। वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। इंडो यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैन हेल्प इन अचीविंग आत्मनिर्भर भारत, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल रिपोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। और ये फाइनल जो है कब होगा जाके, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच में, ये जाके दोस्तों होना है दिसंबर एंड में। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21 में नेगेटिव ही रहेगी, आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है। और नेगेटिव का मतलब है कि हमें जो है वो और वेट करना पड़ेगा। कोविड-19 ही जो है वो इसका एक रीजन है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो बेसिकली नेगेटिव क्रेडिट ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 को लॉन्च कर दिया है, मतलब आप इसको सिर्फ रीड करोगे। इंडिया ने 10 ट्रांसलेटेड बुक्स मॉडर्न इंडियन लिटरेचर की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दी है। मतलब कह सकते हो मॉडर्न लिटरेचर से रिलेटेड है। इसमें इंग्लिश, रशियन, चाइनीज ट्रांसलेशंस की गई हैं। 10 क्लासिकल जो वर्क्स हैं अलग अलग कंट्री के, उसको मॉडर्न लिटरेचर में कन्वर्ट किया गया है, और इंडिया के बहुत ही फेमस ऑथर्स के द्वारा इसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। लाइक किसी को बंगाली में, किसी को उर्दू में, किसी को हिंदी में, पंजाबी में, तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया गया है। और एससीओ के बारे में याद रखना है, एससीओ की स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी, 2001 में। और इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज 8 हैं। व्लादिमीर, याद रखना है, व्लादिमीर नोरोव जो हैं वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग, चाइना के अंदर। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज कब मेंबर बनी थी इसकी? 2017 में। न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम झारखंड के अंदर कौन बनाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। याद रखना है, बोकारो स्टील प्लांट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब बोकारो में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा झारखंड में। और झारखंड का ये तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। एक जमशेदपुर में है ऑलरेडी, एक जो है वो रांची के अंदर है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 2021 30 जून को मनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा दिन इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी जो है वो आप थोड़ा सा इसको याद रखोगे कि ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, कि लोगों को एजुकेट करता है कि एस्ट्रॉयड्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या रिस्क हैं एस्ट्रॉयड्स के। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि एस्ट्रॉयड का जब इम्पैक्ट होता है, जब वो टकराते हैं तो उससे किस तरह का चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट होती हैं, किस तरह से चीज़ों के इफेक्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने जस्ट एक बार रीड कर लेना है इसको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 30 जून 2021 का क्वेश्चन क्या था? बहुत ही सिंपल था कि
सेक्शन 31 जो आरबीआई का है उसके अकॉर्डिंग कौन जो है वो इशू और एक्सेप्ट कर सकता है प्रॉमिसरी नोट्स को, जो कि डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो आप बना सकते हो या बेच सकते हो या खरीद सकते हो। तो बहुत ही सिंपल था, प्रॉमिसरी नोट्स मतलब एक तरह का बॉन्ड है जो कि आप साइन करोगे, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये बेसिकली किसके द्वारा जो है वो इशू किया जाता है, ये आरबीआई भी इशू कर सकता है दोस्तों, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। लेकिन आपने याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया और काफी बच्चे सोचते भी हैं कि करेंसी नोट्स के ऊपर भी लिखा होता है प्रॉमिसरी, आई प्रॉमिस, लेकिन उसका मतलब ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। करेंसी नोट्स जो है वो प्रॉमिसरी नोट्स नहीं होते, याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच बैंक इज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से है, अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट करूंगा आपके आंसर का। लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मैं बार बार कहता हूं कि यही एक मोटिवेशन है जो आप हमें दे सकते हो। और बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर इंप्रूव करेगा और इसी तरह से वीडियोस देखते रहो। और पीडीएफ को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही जाएगा आपको अगर इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। और गाइस, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें। खुश रहोगे तो एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। और जिन बच्चों का SBI JA आ रहा है, मतलब जो एग्जाम देंगे अभी 10, 11, 12 तारीख को, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फटाफट एग्जाम दो, फटाफट टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाया करो। और जितना अच्छे से एग्जाम करोगे, मैं आपको उतनी अच्छे से सेकंड पेपर के लिए प्रिपेयर कर पाऊंगा। जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपको करवाया जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।